जय हिंद। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश रज़िया सुल्ताना के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट नेम आता है तो वो है गियासुद्दीन बलबन, क्योंकि बीच में जो बहरम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन करके जो आए थे, ये सब तो इतने पावरफुल, इतने इम्पैक्टफुल थे नहीं, उनका कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास रोल रहा नहीं। बट गियासुद्दीन बलबन साहब का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रोल है। तो देखेंगे कि इनके समय में कैसे मतलब राजपाट चला और कैसे ये बाहरी मंगोलियन वगैरह से कैसे बचाया इंडिया को, बाकी कितना एफिशिएंट रहे नहीं रहे वो अभी देखते हैं। तो सबसे पहला ये जानते हैं कि गियासुद्दीन बलबन साहब का पीरियड कब था। 1266 से लेकर के 87 एडी तक इनका पीरियड चला, जिनमें इन्होंने क्या किया। सबसे पहले कि उस समय क्या, जब तुर्किश पावर एस्टैब्लिश जो था ऑलरेडी, जो चालीसा के नाम से, द 40 के नाम से चल रहा था, तो उनका क्या है कि अब वो अपने पावर का मिसयूज़ हो रहा था बीच में, और वो चीज़ों का थोड़ा गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे। जैसे कि देखा था आपने बहरम शाह के समय में, वो थे दी फैक्टो रूलर, तो वही लोग थे, चालीसा लोग थे, बट बाय दी जूरे के जो कंसेप्ट पड़े थे वो थे दी जूरे के तौर पे बहरम शाह को माना गया था। लेकिन अब देखेंगे क्या है कि गियासुद्दीन बलबन साहब ने क्या किया कि जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि जो चालीसा का पावर था वो उनको तोड़ दिया उन्होंने। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ सल्तनत एंड इट वॉज हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सल्तनत। वही चीज़ कि जो चालीसा का जो पावर था, जो उनका गलत इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग, जो सल्तनत के लिए ख़तरा साबित हो गया था, तो वो उनको क्या किया, इन्होंने अपना एक वेल स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाया और चालीसा की पावर को तोड़ करके इन्होंने क्या किया, वापस सल्तनत की जो है ना, दिल्ली सल्तनत की पूरा का पूरा इज्जत जो होता है, जो क्राउनिंग इन लोगों से छीन रही थी, जो एकदम छूट रहा था, फिसलता हुआ जा रहा था, उन पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का ताजो तख्त का जो इज्जत कहते हैं वो उन्होंने बचाया और वापस इन्होंने एस्टैब्लिश किया। और ये काम जो उन्होंने किया बलबन साहब ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रहा है दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, जिसके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस बात के लिए कि वो जो है ना सबसे अच्छा काम करके गए। मतलब लिखा भी है यहाँ कि इट वॉज हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आवर दिल्ली सल्तनत, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है दिल्ली सल्तनत के लिए। उसके बाद जब ये सब हो गया तो उस समय क्या है कि अब जो चीज़ें चल रही थी, सबसे ज़्यादा खतरा था उस समय, क्योंकि मंगोल की नज़र पहले से, काफ़ी पहले से पड़ी हुई थी कि दिल्ली को हथियाना, इंडिया में वो आने के लिए कब से परेशान थे और तब से वो चीज़ें राह ही देख रहे थे कि कब इनको मौका लगे और वो दिल्ली सल्तनत को हथिया ले। बट ऐसे में क्या था, इन्होंने बहुत कोशिश करी और कुछ हद तक क्या हुआ, इन्होंने चीज़ों को सलामत भी रखा। ये अब क्या किए, उस समय क्या किए, ये स्टार्ट किए क्या, to keep himself well informed he appointed spies। अब क्या किया इन्होंने कि जो मंगोल का सब कुछ खबर अपने पास रखे, या फिर इंटरनल कोई भी ऐसा इशू होता है जो हमारे लिए गलत हो, या फिर बाहरी लोगों का जो खबर रखने के लिए, ताकि हम अपने दिल्ली सल्तनत को बाहरी किसी भी पावर से, मंगोलियन स्पेशली उसमें है, जो उसमें चंगुल से बचाने के लिए, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखने के लिए क्या किया इन्होंने, स्पाई रखना शुरू कर दिए, दूसरे गिरोह में, खुफिया में अपना जासूस बैठाना शुरू कर दिए। ये तो बढ़िया होता है ना कि हमेशा देखते हैं फिल्मों वगैरह में भी कि दूसरे की गिरोह में अपना एक वफादार बंदा होता है जो उसका वफादार बन के काम कर रहा होता है, बट इंटरनली क्या होता है कि वो हमारा आदमी होता है, किसी दूसरे गैंग का आदमी होता है। उसी तरह इन्होंने बलबन साहब ने क्या किया, स्पाई सिस्टम इन्होंने एस्टैब्लिश किया ताकि वो अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रख सके और दिल्ली सल्तनत को मंगोल की बुरी नज़र से बचाए रखे। तो ये बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऐसे ही नहीं कि जासूस बनाया, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किया है। क्या किया कि ही क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी टू डील विद इंटरनल इश्यूज एंड रिपेल द मंगोलियंस। अब इन्होंने क्या किया कि एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म जो है ना, कि एक सेंटर में एक मिलिट्री बेस, एक आर्मी तैयार किया इन्होंने। अब आर्मी तैयार क्यों किया, ये जितने भी इंटरनल इश्यूज जो होते थे, जो डील विद इंटरनल इश्यूज, जो आपस की चीज़ें, क्योंकि अब उसमें क्या था कि ये जब राजा थे तो इनके राज्य में जितने भी रईस लोग, जो धनी मनी लोग होते, जो नोबल्स होते हैं, क्योंकि उनका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन उनमें कुछ लोग साथ भी होते हैं, कुछ उनके खिलाफ भी होते हैं, कोई भी होता है। तो कोई भी ऐसा इंसान होता है, राजा हो, राज दरबार हो, चाहे इवन आप अपनी फैमिली देख सकते हैं कि आपके फैमिली में कभी कभी क्या होगा कि आपके भाई सपोर्ट करेंगे तो बहन नहीं, बहन सपोर्ट करेंगे तो भाई नहीं, ऐसा होता है। ऐसा हंसी मजाक में भी आप चीज़ों को देख सकते हैं।
तो क्योंकि ये वेल्थ, क्योंकि नॉर्मल जो रिच मैन से होते थे तो उन लोगों का भी धनवन बहुत काम आता था, क्योंकि उनके सपोर्ट से कभी भी क्या है राजपाट कैसे चलता है, पॉलिटिकल पावर के साथ साथ क्या होता है कि जो एक्सटर्नल हमारे जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए ना हमारा इंडिया चल रहा है, अब कहने को तो मोदी ये सब चला रहा है, बट क्या है अंबानी अडानी का नाम बहुत उछलता रहता है कि कैसे क्या सारा राज वही चला रहा है, क्योंकि सबसे बड़े कैपिटलिस्ट है हमारे इंडिया के लिए। तो उसी तरह उनका भी था, तो उनकी कुछ लोगों की मनमानियों को भी रोकने ठोकने के लिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि सेंट्रलाइज्ड आर्मी तैयार किया, जिनसे क्या है कि आंतरिक जो होता है ना, अंदर की जितनी मैटर जितने इश्यूज आते थे उनको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बावजूद भी क्या हुआ, इन्होंने एक अलग से सेपरेट मतलब मिलिट्री का एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने रखा था दीवाने अर्ज। दीवानी अर्ज जो सेपरेट था, ये अलग था, सेंट्रलाइज्ड आर्मी का अलग थी और एक मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने अलग ही किया था, जो इनकी अलग से हिफाजत के लिए चीज़ों का ये किया था इन्होंने। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, ये इनका मेन मकसद ये था ना, उस समय क्या हुआ कि राजपुताना मेवाती राजपुताना सब जो थे ना, वो लोग का बहुत आतंक हुआ करता था, वो लोग बहुत ज़्यादा लुटेरे थे, रॉबर्स थे, डाकू लोग थे। वो क्या करते थे कि रईसों वईसों को जो है ना क्या वो लूट लेते थे, उनके गुंडे, और बाहरी क्या कि वो सब मंगोल की तरफ से भी थे, साथ सपोर्ट था उनका। तो क्या क्या था कि उनका बहुत आतंक हुआ कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा वो परेशान कर रहे थे सबको लूट लेते थे, रॉबरी कर लेते थे। तो उन सब चीज़ों के लिए सेफ्टी के लिए उन्होंने ये सब काम किया था। बट उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और क्या किया, अब ये पावरफुल धीरे धीरे बनते जा रहे थे, क्योंकि मंगोल की चंगुल से इंडिया को बचा कर रखा था, दिल्ली सल्तनत को। तो इन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट इन्होंने क्या किया था, पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस बलबन्स कंसेप्शन ऑफ किंगशिप एंड टू टाइटल ऑफ जिले इलाही। जिले इलाही इन्होंने क्या हुआ कि पर्शियन कोर्ट ऑफ मॉडल के कंसेप्ट पे रखा इन्होंने। पर क्यों रखा इन्होंने, ये समझा कि जो वहाँ लोग जो इसको जिले इलाही को क्या हुआ, शैडोज ऑफ गॉड ऑन अर्थ माना गया। मतलब कि जो पावरफुल है, जो इंसान इस धरती पे था, अभी जो दिल्ली सल्तनत पीरियड में सुल्तान था, उस समय क्या है कि वो पावरफुल था, तो अपने आप को एकदम से पावरफुल और गॉड का शैडो ऑफ गॉड, जिनको वे उर्दू अल्फाज है, ये वर्ड्स है जिले इलाही, जो अपने आप को उन्होंने नाम दिया, उनका जो है ना कंसेप्ट अपना लिया कि हम जिले इलाही हैं और हम बहुत पावरफुल है। इस तरह से उन्होंने चीज़ों को फिर आगे करने के लिए अपनी चीज़ों का जो है पकड़ बनाने रखने के लिए जो है ना ये इतना मजबूती से इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद देखेंगे उन्होंने क्या, उसके जब ये पावरफुल हो गए, शैडोज ऑफ गॉड अपने आप को कहने लगे कि जिले इलाही हैं, जिले इलाही कितना बड़ा गॉड है तो जानते हैं। जिले इलाही आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में बहुत यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, तो उस समय से मुग़ल आज़म के समय से चले आ रहा है जिले इलाही। अकबर और शाहजहां जो उनके बेटे सलीम थे उनके समय से, तो ये चीज़ है। बट अब जब इतनी इम्पोर्टेंस आ रही है तो अब राजा रानी के लिए तो कुछ एक नया कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, सिजदा का और एक पैबस का। इसमें क्या सिजदा क्या था कि प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्क, क्या होता था कि दंडवत प्रणाम करना जिसको बोलते हैं, जैसे कि हाथ जोड़ के चाहे झुकना राजा के सामने, कि जो राजा थे जब पावरफुल थे, अब जिले इलाही तो उनके सामने क्या सारी जनता क्या, अगर राजा का आगमन हो रहा है कि एकदम पावरफुल है, बाखबर होशियार, इस तरह से पूरा बागुलंद आवाज़ जैसे नहीं बोलते हैं, अनाउंस करते, फिल्मों में देखा होगा, अकबर मूवी में आपने देखा होगा कैसे राजा जब एंट्री करते हैं तो किस तरह से एकदम दरबान जो होते हैं एकदम आवाज़ लगाते हैं जोर जोर से कि आ रहे हैं, तो आते हैं। तो अब उनका क्या हुआ कि ये जो सिजदा वाला कंसेप्ट इन्होंने दिया, इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें क्या करते थे सारे लोग, क्या करते थे कि एकदम झुक के उनको प्रणाम करने जैसा, कि सर झुका के उनके अदब में, मतलब ये एक अदब था, डर कहो अदब कहो जैसा था, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि सिजदा आपको करना है, कि अगर राजा के सम्मान में करना था। अब उसके बाद जो बात कर रहे हैं पैबस क्या था, जैसे कि मिल रहे हैं, तो अब पैबस राजा है तो सबसे पहले जिले इलाही है, तो उनका क्या है कि किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क। अब क्या है कि उसको झुक करके, अब सर्वोपरि है शैडोज ऑफ गॉड है, तो क्या है कि अब जब झुक रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम जिसको करना कहते हैं, तो उसके बाद क्या है कि पैरों पे गिर के उनके पैरों को चूमना भी है। इतना देखिए इतना बड़ा होता जिले इलाही, तो पैरों को उन्होंने चूमना एक इतना नियम कर दिया, जैसे कि इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपको अगर राजपाट में रहना है तो राजा का जो है ना कि एक इमेज बनाए रखने के लिए आपको सिजदा और पैबस करना ही पड़ेगा, जो आपको झुक के दंडवत प्रणाम करना है और उनके जो पैरों को है चूमना है, राजा जो होंगे वहाँ के।
अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो उन्होंने क्या किया कि ही डिस्ट्रॉय द ब्रिगेडेज ऑफ राजपुताना, मतलब मेवाती राजपुताना जो है ना, इधर द्वाब इसे था कि दो नदियों के बीच का जो स्पेस हुआ करता था, उसमें जो लुटेरे मेवाती राजपूता लोग थे, राजपूत लोग थे, उन लोगों का बसेरा हुआ करता था उसमें, वहीं से वो लोग निकलते थे और सारा जो है ना लूटपाट करते थे। अब जहाँ की अब उसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या हुआ कि पूरा का पूरा उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। बलवंत साहब ने क्या किया कि उनकी सारी शक्ति जो थी, रॉबर्स लोग थे जो उनके मेवाती राजपूत के, तो उनको क्या किया, इन लोगों ने पकड़ के दौड़ा ये जो कहा जाता है कि उनको सबको जो एकदम मौत की सजा ही दी, सेंटेंस टू डेथ। इतना पकड़ के घसीटा थकाया मारा ना कि एक भी बचा नहीं। जितने पकड़े जाते थे रॉबर्स ना, सबको समझिए कि पकड़ के लटका दिया, एकदम से जान मार दिया, एकदम छोड़ा नहीं, सेंटेंस टू डेथ कर दिया। एंड कट उसमें क्या हुआ कि आप जहाँ की फॉरेस्ट कट्स एंड फोर्ट्स बिल्ड, अब ये रोड बिकेम सेफ फॉर द ट्रेवल। इसमें क्या हुआ कि जब सबको मारना शुरू कर दिया, अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया, सारे जितने भी थे, अब ये नॉवल से लूट किसको रहते, उसी नॉवल सबको, रईस जादव सबको, कैपिटलिस्ट सबको, तो उनका बड़ा आतंक हो गया था। तो ये आतंक पूरा का पूरा खत्म किया उन्होंने बलवंत गयासुद्दीन बलवंत ने। और उसके बाद इन्होंने सारा जंगल कटवा करके वहाँ पे किला वगैरह बनवाना शुरू कर दिया, और वहाँ पर रोड जो थे उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि अब रोड जो है पूरी तरीके से खुल गया और लोग चले वहाँ पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, कोई उनको अब डर नहीं हो किसी भी डाकू से, लुटेरा से। उसके बाद क्या हुआ कि 1279 में, इन 1279, तुगरिल खान रिवोल्टेड। तुगरिल खान थे गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर थे वो, मतलब जो है ना क्या किया इन्होंने, इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ये चाहते थे, गयासुद्दीन बलवंत साहब के चुंगल से चाहते थे छुटकारा। अब भाई छुटकारा कैसे चलोगे, सुल्तान हो जो दिल्ली का हो, दिल्ली से सारा राज चल रहा हो, तो वहाँ के आप चुंगल से, अब सुल्तान से छुटकारा चाहते हो और लड़ाई कर दोगे, तो भाई अब कुछ तो अब गंवानी पड़ोगे। अब तो ऐसे थोड़ी है कि आप सीधे रिवोल्ट कर दिए और सीधे मतलब आप चुंगल से छूट जाएंगे, नहीं। उसमें क्या हो गया था, उनका तुगलक खान का क्या हो गया था, सर कलम कर दिया गया था, पूरा beheaded कर दिया गया था, मतलब सर ही हटा दिया था। वो तो गुस्ताखी तरह सुल्तान के जो है ना आन बान शान पे आ जाता है कि यार तुमने मेरे खिलाफ ही तुमने बगावत कर दी है, तो यार पावरफुल था, जिले इलाही था, क्या क्या इन्होंने सर पकड़वाया, एकदम कटवा दिया, सर कलम करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अपने बेटा, उन्होंने अपने बेटा बुगरा खान को उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया, उसको मरने के बाद, तुगलक खान को मरने के बाद। अब देखेंगे क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट में जो था, मंगोल्स फिर से वापस आ गए थे। नॉर्थ वेस्ट में इधर ये लोग गिरे थे, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या हो गया, एक बार क्या हो गया, वापस से फिर से मंगोल का हमला हुआ और वापस में उन्होंने हमला करके जो है ना आगे जमा हुए। तो उनमें क्या हुआ, इन्होंने लड़ने अपने बड़े बेटे मोहम्मद को लड़ने के लिए, प्रिंस मोहम्मद को, ही सेंट प्रिंस मोहम्मद टू फाइट अगेंस्ट ऑल द मंगोल्स। अब उसमें क्या हुआ कि प्रिंस का ना मतलब मार दिए गए, उनकी मृत्यु हो गई, प्रिंस वहाँ पड़ गए कमज़ोर, और जो मंगोल्स की लड़ाई हुई तो वहाँ प्रिंस मोहम्मद मारे गए। अब किसी का बड़ा बेटा मारा जाए, सुल्तान हो, और जो जिसका बहुत प्यारा था, मतलब वो अपने बड़े बेटे जो एल्डर सन था जो मोहम्मद, उनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे, बहुत प्यारा था। और अब सोचिए कि अब उनको मरेगा तो उनके क्या कि मेंटली उनका बड़ा मतलब प्रेशर हुआ, कि उनका मोरल ब्लो ऑफ माइंड कहते हैं कि उनका इतना ज़्यादा गहरा सदमा पड़ा कि सदमा पड़ने के बाद उसी सदमे में लगभग समझिए कि वो ख़त्म ही हो गए। तो बलवंत साहब जो है ना कि 1287 में वो मर गए, 1287 में वो उसी सदमे में थे और वो मर गए। बट उसके बाद क्या हुआ कि मर तो गए, लेकिन क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत का मेन आर्किटेक्ट जिनको माना जाता है कि अगर किसी ने मेन बनाया दिल्ली सल्तनत को रिस्टोर किया था 40 साल से, फिर अपना एस्टैब्लिश किया, तो एक तरह से इनको बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि मेन आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत माना जाता है। बट इसमें ये भी चीज़ है कि इन्होंने अपनी कोशिशें बहुत की कि यार इंडिया को सेफ रखे हम मंगोलों से, बट जो कहते हैं ना कि ही कुडंट फुल्ली सेफ गार्ड इंडिया फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, मंगोल इन्वेजन से पूरी तरीके से जो है ना नहीं कर पाए। तो लास्ट मोमेंट में इनका वही हो गया कि बेटे के सदमे के कारण क्या हुआ कि कमज़ोर पड़ गए और मर गए। तो अब मर गए, उनके बाद ये इतना चीज़ें चला, उसके बाद क्या हुआ कि इनका पीरियड ख़त्म हुआ, ये मर गए। तो उनके बाद लगभग समझिए कि ये ख़त्म ही था, स्लेव डायनेस्टी का एंड था यहाँ।
लेकिन एंड था इससे पहले एक नाम आता है जो कैकुबाद बोलते हैं, जिनका नाम था कैकुबाद, जो 1287 से 90 के बीच इनका पीरियड रहा है, जो बलबन साहब के ही पोते थे, ग्रैंड सन ऑफ बलबन। बट इसमें क्या हुआ कि इनको सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन बनाया था? ये जो नॉवेल्स वगैरह थे तो उसमें एक हेड हुआ करते थे फखरुद्दीन। फखरुद्दीन एक नाम उस समय का, द लास्ट पीरियड ऑफ बलबन, मतलब उनके समय में, लास्ट टाइम ऑफ बलबन में ये कोतवाल ऑफ दिल्ली थे उस समय। कोतवाल ऑफ दिल्ली उस टाइम में सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी माना जाता था। तो उनके ही द्वारा, ये फखरुद्दीन साहब के द्वारा ही इनको कैकुबाद को बिठाया गया था, मतलब थ्रोन्स पे, सुल्तान ऑफ दिल्ली बनाया गया था। बट क्या हुआ कि अब यहाँ से जो है कि पूरी तरीके से स्लेव डायनेस्टी का हो जाएगा खात्मा। आ गए थे वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी, जो माने जाते हैं खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने वाले पर्सन। तो उन्होंने कैकुबाद को मारा था, शायद उनका नाम फेरोज करके कुछ था, फिरोज वगैरह। बट वो उनको मारने के बाद जलालुद्दीन खिलजी अपना नाम, उन्होंने एक टाइटल जलालुद्दीन खिलजी का अपना नाम अपनाया, और वहीं से खिलजी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और यहाँ पर समाप्त हुआ स्लेव डायनेस्टी। तो देखा हम लोगों ने कैसे पूरा एकदम दिल्ली सल्तनत चला, जिसमें कितने कौन इम्पोर्टेंट थे, कैसे कैसे डेट वाइज डेट कौन से सुल्तान कब आए, कैसे पूरा दिल्ली सल्तनत को संभाला। तो अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं खिलजी डायनेस्टी, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन खिलजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आएगा जब जलालुद्दीन के बाद मरेंगे। शायद आप लोग समझ गए होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ, जो अलाउद्दीन खिलजी नाम था। अभी रिसेंटली उन पर मूवी भी बनी थी, तो जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक में खिलजी डायनेस्टी के बारे में। तब तक थैंक यू।